जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। तो दोस्तों, आज हम जिस फंड की बात करने वाले हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, वो पारस्परिक कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम इस फंड के बारे में चर्चा करें, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं सेबी एमफी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह मशवरा के अनुसार और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके ही किसी भी फंड में निवेश करें। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। इसको इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं समझा जाए। ठीक है, मैं बहुत सारे म्यूचुअल फंड वीडियोस के रिव्यू करता हूँ, रिव्यू देता हूँ। उसमें कुछ मेरे पास होते हैं, कुछ मेरे पास नहीं भी होते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपको लिए इन्वेस्टमेंट एडवाइस है। तो जब भी आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस करनी हो, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर, अपने विवेक का इस्तेमाल करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पारस्परिक कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं एक बात बताऊं कि मुझे ये फंड कैसे मिला, मैंने कैसे इस फंड को ढूंढा और मैं इस फंड में निवेशित हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, लगभग 1,90,000 रुपये मैंने इस फंड में लगाया है। अभी पिछले हफ्ते ही लगाया है। और काफ़ी लोगों की क्वेरीज आ रही थी, भैया आपने पारस्परिक कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में क्यों लगाया, ये तो फंड अच्छा नहीं है, इससे ज़्यादा रिटर्न देने वाले फंड है। तो मैं सारा लॉजिक और सारा थ्योरी आपको बताऊंगा कि मैंने क्यों लगाया है। आप अपने विवेक के अनुसार और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा लेके जिस मर्जी चाहे फंड में निवेश कर सकते हैं। मैं अपना लॉजिक और अपनी थ्योरी दूंगा, ठीक है। तो देखिए, मैं जो भी एफडीज होती है अपनी वाइफ के अकाउंट में करता हूँ। मेरी वाइफ जो कि पेशे से एक हाउस वाइफ है, तो उनकी कोई इनकम नहीं है। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो, अगर म्यूचुअल फंड जनरली दो दो तरीके के होते हैं, ठीक है, जिसमें एक एलटीसीजी एसटीसीजी लगता है। दूसरा जो आपके इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार आपको टैक्स भरना होता है मुनाफे पे। तो ये फंड किसी भी कैटेगरी में जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये फंड मेरे वाइफ के अकाउंट में है, मेरी वाइफ की इनकम नहीं है। तो मेरे लिए हमेशा ज़्यादा फ़ायदा तब है जब ये फंड इनकम टैक्स स्लैब वाली कैटेगरी का हो। क्यों? क्योंकि मेरी वाइफ की इनकम नहीं है। अगर ये एलटीसीजी और एसटीसीजी कैटेगरी में जाता है, भले ही मेरी वाइफ की इनकम ना भी हो, तो भी एलटीसीजी एसटीसीजी कटता है, ठीक है। लेकिन अगर ये इनकम टैक्स स्लैब वाली कैटेगरी में आता है, तो मेरी वाइफ की इनकम नहीं है, तो इस फंड से होने वाली इनकम मेरे लिए टैक्स फ्री हो जाएगी। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई कि अगर आपकी वाइफ की इनकम नहीं है, तो ऐसा फंड जो इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स काटता है मुनाफे पे, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है रेदर देन एलटीसीजी और एसटीसीजी वाला। ठीक है, टैक्सेशन पे जितनी मेरी नॉलेज और समझ है उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ। अगर मेरी बात बताई हुई बातों में कोई त्रुटि होती है, तो आप निसंदेह मुझे करेक्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि आपकी टैक्सेशन की नॉलेज गलत है, ये ऐसे होता है, ये वैसे होता है। मैं अगर गलती होगी रिसर्च करूंगा, मान लूंगा, लेकिन मेरी बुद्धि अनुसार मेरी वाइफ के अकाउंट में ये फंड ठीक रहेगा। और इस फंड को लेने के पीछे की वजह क्या थी? देखिए, मेरी वाइफ के अकाउंट में कुछ एफडीज मैंने कर रखी हैं जो लगभग 6-7% का रिटर्न देती हैं सालाना। अब वो 6-7% का रिटर्न मुझे बहुत खलता है, क्योंकि वो बहुत कम है। वो इन्फ्लेशन भी बीट नहीं कर रहा है, और जिस तरह के महानगर सिटी में हम रहते हैं, वहाँ पे 6% से ज़्यादा का इन्फ्लेशन होता है। अगर आप दिल्ली गुड़गांव जैसी जगह पे हैं, तो आपका डबल डिजिट इन्फ्लेशन होता है, क्योंकि महानगरों का इन्फ्लेशन अलग होता है और छोटे गांव कस्बों का इन्फ्लेशन अलग होता है। जब भारत सरकार भारत का इन्फ्लेशन डेटा रिलीज करती है, तो उसमें पूरे भारत को कंबाइन करके एक इन्फ्लेशन निकाला जाता है, जिसमें बहुत सारे गांव कस्बे भी होते हैं जहाँ का इन्फ्लेशन ना के बराबर होता है। लेकिन जिस जगह हम रहते हैं, खासकर मैं जिस जगह रहता हूँ दिल्ली एनसीआर में, वहाँ का इन्फ्लेशन ऑलवेज डबल डिजिट के आसपास रहता है। तो 6% की एफडी उस डबल डिजिट इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर सकती है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसा फंड निकाला जाए जो सेफ हो, जो मार्केट के उतार चढ़ाव से कम प्रभावित हो, और वो एफडी को बीट करे, एफडी से ज़्यादा रिटर्न दे। ठीक है, फिर से ध्यान से सुनना, ये मेरा एफडी का पैसा है, ठीक है, ये मेरा रेगुलर म्यूचुअल फंड नहीं है। ये मेरा एफडी का पैसा है। जिस तरीके से एफडी में मेरा पैसा सुरक्षित रहता है, ठीक है, उसी तरीके से मैं चाहता था कि मुझे एक ऐसा म्यूचुअल फंड मिले जिसमें मेरा पैसा सुरक्षित रहे, एफडी जैसा, और मुझे एफडी से थोड़ा ज़्यादा रिटर्न मिले। तो मैंने सिलेक्ट किया पारस्परिक कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड। क्यों किया, ये मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। फिलहाल इसके देखते हैं रिटर्न। तो इस फंड ने पिछले, आई थिंक ये फंड लॉन्च हुआ है 2021 में, और इसने पिछले 5 साल में सालाना 10.25% का रिटर्न दिया है, यानी कि हर साल 10% का इसने रिटर्न दिया है। तो एफडी से अच्छा है, ठीक है। और इसकी सुरक्षा क्या है वो मैं आगे आपको दिखाऊंगा। तो रिस्क कितना है और सुरक्षा कितनी है वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा, ठीक है। तो एफडी से अच्छा है 10.25%। पिछले 3 साल में इसने लगभग 12.25% दिया है, एफडी से डबल है ऑलमोस्ट, ठीक है।
पिछले एक साल में इसने लगभग 9.62% कर दिया, वेरी गुड। एफडी से अभी भी 50% ज़्यादा है। पिछले 6 महीने में इसने 4.75% दिया है, यानी कि अगेन ये 10% के आसपास का टारगेट कर रहा है इस साल, वेरी गुड। पिछले एक महीने में इसने 1.73% दिया, वेरी गुड। पिछले एक महीने तो बहुत अच्छा रिटर्न दिया है इसने। तो ये मैंने आपको बताया कि इसके पिछले ओवरऑल रिटर्न, पिछले एक साल, 3 साल, 6 महीने और एक महीने का रिटर्न मैंने आपको दिखाया। बाकी मैंने आप ये भी दिखाया है कि मेरा 1,90,000 रुपये इसमें पिछले हफ्ते ही मैंने डाला है और थोड़ा बहुत पैसा इसमें बनना भी शुरू हो गया है। इसकी जो NAV है इस वक्त 15 रुपये 92 पैसा है। मिनिमम SIP अमाउंट 1,000 रुपये के, फंड साइज 3,246 करोड़ का है और एक्सपेंस रेशियो 0.34% है। रिटर्न कैलकुलेटर पे आते हैं बाद में, लेकिन मैं पहले दिखाता हूँ कि ये निवेश कहाँ कहाँ करता है। ठीक है, तो ये निवेश करता है उत्तर प्रदेश के SDL में, आप देख सकते हो 4.6। एम्बेसी ऑफ पार्क्स रेट्स 4.37%, ब्रोकफील्ड इंडिया रिटेल स्टेट रेट्स 4.30%, कर्नाटका स्टेट SDL 4.30%, महाराष्ट्र स्टेट SDL, तमिलनाडु स्टेट SDL 2.7, उत्तर प्रदेश स्टेट SDL 2.38, महाराष्ट्र स्टेट SDL 2.3, इतना इतना प्रतिशत ने निवेश कर रखा है। कोल इंडिया, पेट्रोनेट, LNG। तो इस तरीके से इसके टॉप 10 फंड्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, जो सब बहुत ही सेफ हैं। और इसमें एक ही मुझे दो इक्विटी मुझे इसमें दिख रहे हैं, एक कोल इंडिया का दिख रहा है और एक पेट्रोनेट LNG, दोनों ही सरकारी कंपनियां हैं। ठीक है, अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि जब मैंने देखा कि मुझे तो अपना FD का पैसा पार्क करना है, तो मुझे इसमें जोखिम नहीं चाहिए और कम से कम जोखिम चाहिए। तो मैंने देखा कि मुझे एक ऐसे फंड की तरफ जाना पड़ेगा जो डेट में ज़्यादा हैवी हो। ठीक है, डेट में ज़्यादा हैवी होगा यानी कि बहुत सेफ। तो मैंने देखा कि ये पराग पारिव कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड 72.33% जो है डेट में निवेश करता है, यानी कि लगभग जो 3/4 हिस्सा है वो डेट में है। तो यानी 3/4 पोर्टफोलियो तो मेरा यहीं सेफ हो गया। ठीक है, उसके बाद रियल एस्टेट यानी रिट्स वगैरह में है, उसमें 10% है, यानी कि 85% पोर्टफोलियो यानी 83% पोर्टफोलियो मेरा यहीं सेफ हो गया, जिसके गिरने का बिल्कुल ना के बराबर आसार है। उसके बाद हेज्ड इक्विटी है, जो इक्विटी को हेज करते हैं। ठीक है, ये फ्यूचर एंड ऑप्शंस या पुट कॉल जैसे भी करते होंगे, उसके थ्रू हेज करते हैं, तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बाकी ये कैश में लेके बैठते हैं क्योंकि इसमें लोगों को ज़रूरत पड़ती रहती है, तो रिडम्पशन आता है, तो उसके लिए तो कैश पे भी ये लोग, ऐसा नहीं है कि कैश सिंक जो नकद राशि हाथ में लेके बैठते हैं। कैश का मतलब होता है ये लोग लिक्विड बीज में डाल के बैठे हैं, लिक्विड फंड्स में डाल के बैठे हैं, तो उस पर भी 6% मिलता ही है। ठीक है, तो आपका ये भी है, देखो 72.33, 9.43 ये हो गया लगभग आपका 83, फिर ये आपका 6% इधर लगा लो, यानी 90%, फिर ये हेज्ड इक्विटी है। तो 92, 91, 90, 91% तो आपका एब्सोल्युटली सेफ हो गया। ये खेल खेलते हैं सिर्फ 9% पे, जो कि इक्विटी। हाँ, ये बढ़कर जब अच्छा समय आएगा तो ये बढ़ाकर इसे 12-15% भी कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल इन्होंने 9.87% इक्विटी में डाल रखा है, और ये 9.87% इक्विटी और ये हेज इक्विटी, इस इक्विटी के अगेंस्ट ये हेज भी ले लेते हैं। तो यही है जो एक्स्ट्रा जो अल्फा जनरेट करता है FD से ऊपर, वो यही है। ठीक है, अदरवाइज ये बिल्कुल FD जैसा 7% रिटर्न देता, लेकिन ये जो जो दो चीजें हैं, इक्विटी और हेज्ड इक्विटी, पहले तो ये इक्विटी लेते हैं फिर उसको हेज भी कर लेते हैं, तो ये एक अल्फा जनरेट करके देता है। और आप, यही वजह है कि आप देखोगे कि ये FD को कंसिस्टेंटली बीट कर रहा है और इसमें जोखिम बहुत कम है। अब आप देखो इस लकीर को, देखो ये धीरे 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 ऊपर ही जाती है, कोई खास इसमें गिरावट नहीं होती है। ठीक है, अब आप देखो कि सितंबर 2024 में जब क्रैश आया था, तब चेक करते हैं। ठीक है, ये आया सितंबर 2024, 26 सितंबर को क्रैश आया ना, शुरू हो गया था। ठीक है, कोई फर्क पड़ा इस फंड में? ये थोड़ा सा साइडवेज हो गया, लेकिन धीरे धीरे आप देख रहे हो बढ़ ही रहा है, धीरे धीरे बढ़ ही रहा है। थोड़ा साइडवेज रहा क्योंकि इक्विटीज एकदम क्रैश करी थी, तो 10%, इसके बाद 10-12%, शायद उस वक्त 15 रही होंगी, तो इसके पास इक्विटीज थी तो क्रैश करी, लेकिन ये फंड क्रैश नहीं किया, ये चलता रहा। और जैसे ही थोड़ी सी स्टेबिलिटी आई, इस फंड ने दोबारा से ऊपर चलना शुरू कर दिया। तो इस पीरियड में जो क्रैश आ रहा था उसको एब्जॉर्ब कौन कर रहा था? आपका डेट। तो डेट एब्जॉर्ब कर रहा था, तो ये फंड नीचे नहीं गिरा। ठीक है, हल्का हल्का बढ़ता रहा, फिर यहाँ से जैसे ही मार्केट स्टेबल हुई, तो डेट और इक्विटी ने फिर अपना कमाल दिखाना शुरू किया, थोड़ा थोड़ा ऊपर बढ़ने लग गया। तो अब आप देख सकते हो कि कंसिस्टेंटली धीरे धीरे ऊपर जाता है। देखो, ऐसा नहीं है कि 1-2 महीने का हॉल्ट नहीं आता होगा, बिल्कुल आता है। ऐसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, जब इक्विटी एकदम क्रैश हुई, तो ये क्रैश नहीं हुआ, ये सीधी चली गई लकीर। ठीक है, ये क्रैश नहीं हुआ, सीधी चली गई लकीर। इसका मतलब कि क्रैश में भी, और इतना ज़बरदस्त क्रैश हुआ था, आपको पता है मिड कैप स्मॉल कैप तो 27-28% गिरे थे, आपका लार्ज कैप 17% गिरा था, लेकिन ये लकीर सीधी हो गई।
तो इससे क्या पता चल रहा है कि आज की तारीख में भी अगर 20% क्रैश आ जाए तो ये लकीर सीधी हो जाएगी, ये जो भी ऊपर को जा रही है ये सीधी हो जाएगी, ऐसे करके ये ऊपर जानी बंद हो जाएगी, क्योंकि 10% इक्विटी भी है ना इसमें। तो मैंने देखा कि इसमें रिस्क ना के बराबर है। तो मैंने और भी काफ़ी फंड रिसर्च किए थे, और मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि यही बेस्ट फंड है, आप भी अपनी रिसर्च कीजिए, अगर आपको इससे बेहतर कोई फंड मिलता है तो आप उसमें निवेश कीजिए। मैं फिर से ये बात आपको बता रहा हूँ कि ये मेरा एफडी का पैसा है, दिस इज़ नॉट माय म्यूचुअल फंड मनी। ये मेरा एफडी का पैसा है, मुझे इसमें जोखिम नहीं लेना है और नाम मात्र के बराबर जोखिम लेना है। तो इसमें 91% जो है सुरक्षित हाथों में रखा हुआ है ये फंड, केवल 9% इसमें इक्विटी लगी हुई है। तो मैं एब्सोल्युटली खुश हूँ कि 9% रिस्क लिया जा रहा है और 91% मेरा सेफ है। तो इस हिसाब से मैंने पराग पारिक कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड सिलेक्ट किया। ये फंड ग्रोथ के लिए नहीं है, ये फंड आपका पार्क, आपका जो एफडी मनी है उसको पार्क करने के लिए है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे कि इस फंड ने, अगर आपने 1 लाख रुपए डाले होते, आज से 1 लाख रुपए आपने डाले होते 3 महीने पहले, तो ये लगभग 1,05,36 रुपये बन गए होते। आपने 6 महीने पहले डाले होते तो ये 1,02,347 रुपये बन गए होते। अगर आपने 1 साल पहले डाले होते तो 1,09,620 रुपये बन गए होते। आपने 3 साल पहले डाले होते तो आज वो 1,41,398 रुपीज़ बन गए होते। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप एसआईपी देखें, तो अगर मान लीजिए आपने 50,000 की मंथली की एसआईपी की होती तो 3 महीने में वो 1,50,000 आप निवेश करते, वो 1,51,515 रुपये बन गए होते। अगर आपने 6 महीने तक एसआईपी की होती तो आपने 3 लाख रुपए निवेश कर दिए होते, वो 3,05,674 रुपये बन गए होते। अगर 1 साल की आपने एसआईपी की होती तो आपने टोटल 6 लाख रुपए निवेश किए होते, वो 6,21,878 रुपये बन गए होते। आपने 3 साल तक एसआईपी की होती तो 18 लाख रुपए आपने निवेश किए होते, तो 20,79,196 रुपये बन गए होते। ये तो रही बात इसके रिटर्न्स की भी बता दिया, होल्डिंग्स मैंने बता दिया आपको, टॉप 10 होल्डिंग्स सब सरकारी जो हैं वही हैं। और उसके बाद सेक्टर वाइज एलोकेशन आप देख सकते हैं कि एनर्जी एंड यूटिलिटीज में 41% है, मटेरियल्स में 21%, कंज्यूमर स्टेपल्स में 20.34%, फाइनेंशियल में 10.31%, इंडस्ट्रियल में 6.72%, टेक्नोलॉजी में 0.13%, डेट सेक्टर एलोकेशन अदर्स 65, कंस्ट्रक्शन 19.36, फाइनेंशियल 11.99, सोवरेन 2.16, कैपिटल गुड 0.95। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो पहली है 5,000 की है, उसके बाद मिनिमम सेकंड इन्वेस्टमेंट 1,000 है, मिनिमम फॉर एसआईपी 1,000। ठीक है, एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं। फॉर यूनिट्स एक्सेस ऑफ 10% ऑफ इन्वेस्टमेंट 1% भी चार्ज फॉर रिडम्पशन विद इन 365 डेज। ठीक है, तो 1 साल के अंदर अंदर एग्जिट लोड लगेगा 10% से ज़्यादा यूनिट्स जो है इन्वेस्टमेंट की उस पर। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि 1 साल के अंदर आपको इससे एग्जिट नहीं लेना है। ठीक है, लेकिन अब इसमें प्लस क्या है, देखिए अगर मान लीजिए आपने 3 साल की एफडी ली या 5 साल की एफडी ली, तो आप 4.5 साल बाद भी अगर उसे तोड़वाओगे ना तो वो आपसे पेनल्टी चार्ज करेगा। ठीक है, लेकिन इस फंड की खूबी ये है कि बस 1 साल रखना है आपको। 1 साल रखने के बाद आप उसे 2 साल चलाओ, 3 साल चलाओ, 4 साल चलाओ, उसके बाद कोई एग्जिट लोड नहीं है, कोई पेनल्टी नहीं है। लेकिन एफडी में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, एफडी में भले ही आपका पैसा आपने एफडी रिडीम ना करी हो, लेकिन तब भी आपको सालाना उस पर टैक्स भरना पड़ता है, जबकि इस फंड में आपको जब आप रिडीम करोगे तभी टैक्स भरना पड़ेगा। तो ये भी एक प्लस है। ठीक है, बाकी ये स्टैम्प ड्यूटी तो सभी सम फंड्स पे एक जैसी होती है। रिटर्न्स आर टैक्स्ड एज पर योर इनकम टैक्स स्लैब। ठीक है, समझ में आ गया मैंने जो पॉइंट बोला था कि मेरी वाइफ के अकाउंट पे ये मैंने ये फंड लिया है, मेरी वाइफ की इनकम ज़ीरो है, तो जब मैं इस फंड को बेचूंगा भी तो इनकम टैक्स स्लैब लगेगा। 12 लाख तक टैक्स फ्री है, 12 लाख का मुनाफा होना चाहिए इस पे, समझ रहे हो, 12 लाख का मुनाफा होते तो पता नहीं कितने साल बीत जाएंगे इस फंड में। तो ये टैक्स फ्री निकलेगा जब भी निकलेगा। ठीक है, तो आई थिंक मोटा मोटा मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी, इस फंड को मैंने क्यों लिया, क्या लॉजिक था, क्या अथॉरिटी थी इसके पीछे, और मुझे ये फंड सही लगा क्योंकि इस काफ़ी सेफ है। 90% 91% पैसा आपका बिल्कुल भी रिस्क में नहीं है, खाली 9% इक्विटी है। अगर आपको अपनी एफडी मनी पार्क करनी हो तो ऐसा ही कोई फंड आपको ढूंढना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों मैंने कुछ फ्लिपकार्ट के लिंक्स भी दे रखे हैं, अगर आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर टैप करेंगे तो लेफ्ट साइड बॉटम पे आपको व्यू कोड प्रोडक्ट कोड दिखेगा, उसके अंदर आप जाके मेरे फ्लिपकार्ट के लिंक से एंटर कर सकते हैं और जो आपका दिल करे शॉपिंग कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।